हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज के अपने टॉपिक कौन कौन से रहेंगे वो टॉपिक देख लीजिए। पहले आज के जो टॉपिक रहेंगे, एक टॉपिक रहेगा जिसका नाम है अधिवृषण। नेक्स्ट इसके बाद अगला जो टॉपिक रहेगा उसका नाम है शुक्रवाहिनी। उसके बाद नेक्स्ट अगला जो टॉपिक रहेगा वो है मूत्र मार्ग। और फिर लास्ट एक टॉपिक रहेगा जिसका नाम है सेशन। तो आज की क्लास में हमारे 4 टॉपिक्स रहेंगे। तो चलिए एक एक करके हम 4 टॉपिक्स को देखते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है जिसका नाम है अधिवृषण, जिसको आप देख सकते हो, ये आपको जो नल का समान संरचना पीछे की तरफ दिखाई दे रही है इसे ही कहते हैं अधिवृषण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एपिडिडाइमिस। क्लियर बेटा। ये एक नलिका है जो करीबन 6 मीटर लंबी कुंडलित नलिका है। इस नलिका की भित्ति, इसकी जो भित्ति होती है वो 2 स्तरों की बनी होती है। इस नलिका की जो भित्ति होती है वो कितने स्तरों की बनी होती है, अगर हम बात करें, देखो ये ब्लैक कलर में आपको जो पूरा पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये पूरा जो पोर्शन है इसी को कहते हैं अधिवृषण। इसी अधिवृषण की बात करें तो इसकी भित्ति में 2 स्तर पाए जाते हैं। नेक्स्ट कौन कौन से होते हैं? पहली बाह्य भित्ति जो होती है वो पेशीय ऊतकों की बनी होती है, और दूसरी होती है आंतरिक भित्ति। आंतरिक भित्ति जो होती है वो दूसरी होती है आंतरिक भित्ति जो बाहर की तरफ अंदर की तरफ होती है। आंतरिक भित्ति जो बनी होती है स्तरित उपकला ऊतक की। क्लियर बेटा। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, हमको ये 4 टॉपिक्स आज करने हैं। अधिवृषण इंग्लिश में कहते हैं एपिडिडाइमिस, जो तकरीबन 6 मीटर लंबी कुंडलित नलिका होती है जिसकी भित्ति में 2 स्तर। बाह्य भित्ति जो बनी होती है वो बनी होती है पेशी ऊतकों की, और आंतरिक जो भित्ति बनी होती है वो बनी होती है स्तरित उपकला ऊतकों की। क्लियर बेटा। नेक्स्ट फिर बात करेंगे कि ये अधिवृषण जो है इसकी नलिका को, अधिवृषण नलिका को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। ये 3 भाग कौन कौन से हैं जरा देखिए। इंग्लिश नाम मैंने वहां लिख रखे, मैं आपको यहाँ हिंदी नाम लिख रहा हूं। पहला है शीर्ष अधिवृषण, शीर्ष अधिवृषण। नेक्स्ट दूसरा जो है वो है मध्य अधिवृषण, और नेक्स्ट तीसरा जो है वो है पुच्छीय अधिवृषण। ये 3 पार्ट है। ये 3 पार्ट आप देख सकते हो। शीर्ष अधिवृषण जिसे इंग्लिश में यहां लिखा हुआ है कैपुट, और अधिवृषण की इंग्लिश मैंने यहां लिख रखी है आपके लिए एपिडिडाइमस। ऐसे ही मध्य अधिवृषण जिसकी इंग्लिश यहां लिखी हुई है कार्पस एपिडिडाइमस, और लास्ट पुच्छीय अधिवृषण जिसकी इंग्लिश लिखी हुई है कौड़ा एपिडिडाइमस। ये 3 पार्ट होते हैं किसके? अधिवृषण के होते हैं। एक एक करके देखिए। सबसे पहले बात करते हैं शीर्ष अधिवृषण की। बात करें तो ये अधिवृषण का मुख्य भाग अगर आप कह सको तो शीर्ष अधिवृषण जो है ये वही भाग है जिसमें वृषण से निकलने वाली पिछली क्लास में आपको याद होगा वृषण से निकलते हैं शुक्रवाहिकाएं। ये वही भाग है, ये ऊपर वाला भाग जिसमें वृषण से निकलने वाली शुक्रवाहिकाएं आकर खुलती हैं। तो इस भाग में आकर शुक्रवाहिकाएं आकर खुलती हैं। क्लियर बेटा। नेक्स्ट इसके अलावा ये सर्वाधिक कुंडलित भाग है, सर्वाधिक कुंडलित भाग है। इन तीनों भाग में से सर्वाधिक कुंडलित कौन सा है? शीर्ष अधिवृषण है। नेक्स्ट इसके अलावा शीर्ष अधिवृषण को एक नाम और से जाना जाता है जिसका नाम है ग्लोबस मेजर। क्लियर बेटा। नेक्स्ट इसके अलावा फिर देखिए मध्य अधिवृषण। मध्य अधिवृषण की अगर बात करें तो ये पूरे अधिवृषण का मुख्य भाग होता है। मुख्य भाग यानी कि ये अधिवृषण की बॉडी बनाता है, इसलिए इसको बोल सकते हैं बॉडी ऑफ एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस। क्लियर। लास्ट तीसरा जो पार्ट होता है वो है पुच्छीय अधिवृषण यानी कौड़ा एपिडिडाइमस। ये अधिवृषण का लास्ट पार्ट होता है जो सबसे कम कुंडलित होता है, सबसे कम कुंडलित होता है।
और फिर ये आगे चल के एक लंबी नलिका में खुल जाता है जिसे कहा जाता है शुक्रवाहिनी, वास डेफरेंस कहा जाता है, जो कि अगला आपका टॉपिक होगा शुक्रवाहिनी। या फिर ये कह सकते हो कि अधिवृषण का जो लास्ट वाला पार्ट होता है वो पतली नलिका के रूप में क्या बनाता है, पतली नलिका के रूप में बनाता है आगे चल के शुक्रवाहिनी। क्लियर? तो अभी आपको मैंने कुछ अधिवृषण के बारे में बताया, साथ ही साथ अभी आपको जो सीखना है वो सीखना है कि अधिवृषण के कार्य कौन कौन से होते हैं। तो चलिए देखिए अधिवृषण के कार्य। अभी आपने अधिवृषण के 3 भाग देखे बेटा। तीनों भाग में एक भाग आपने देखा कैपुट, इसको एक अन्य नाम से मैंने अभी आप बताया ग्लोबस मेजर के नाम से जाना जाता है। दूसरा मध्य भाग कार्पस हो गया। तीसरा कौड़ा, इसको भी एक नाम और से जाना जाता है जिसे कहते हैं ग्लोबस माइनर। क्लियर? चलिए अधिवृषण के देखिए कार्य, क्या कार्य होते हैं। पहला कार्य जो होता है ये शुक्राणुओं का संग्रह करता है। तो शुक्राणुओं का अधिवृषण में संग्रह होता है लेकिन अस्थायी रूप से, स्थायी नहीं होता। नेक्स्ट दूसरा, यहीं पर अधिवृषण में ही, बेटा ध्यान से, मैं ये तीनों टॉपिक आपके लिए नहीं करवा रहा हूं, केवल अधिवृषण चल रहा है। यहीं पर शुक्राणुओं का क्रियात्मक रूप से परिपक्वन भी होता है। तो दो चीजें आपकी हुई कि अधिवृषण का एक कार्य होता है शुक्राणु का संग्रह करता है, दूसरा क्रियात्मक रूप से यहीं पर शुक्राणु का परिपक्वन होता है। नेक्स्ट तीसरा, आपको पता है जब वृषण में शुक्राणु का निर्माण हो जाता है तो शुक्राणुओं को शुक्रवाहिनी तक पहुंचाने के लिए एक मार्ग का जो कार्य करता है वो कौन करता है? अधिवृषण। तो शुक्राणुओं को वृषण से शुक्रवाहिनी तक पहुंचाने में एक मार्ग की तरह कार्य करता है। क्लियर बेटा? कितने कार्य हो गए? 3। और लास्ट कार्य देखिए, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि एपिडिडाइमस अधिवृषण की जो भित्ति होती है, बाह्य भित्ति जो होती है वो पेशी ऊतकों की होती है और आंतरिक भित्ति जो होती है वो स्तरित उपकला ऊतक की बनी होती है। अब चूंकि इसमें पेशियां पाई जाती हैं इसलिए ये संकुचन एवं शिथिलन भी कर सकता है, यानी कि एपिडिडाइमस अधिवृषण में क्या भी हो सकता है? कृमाकुंचन क्रियाएं भी हो सकती हैं और कृमाकुंचन के माध्यम से ही वृषण से आने वाले जो शुक्राणु होते हैं उनको आसानी से किसमें भेजा जा सकता है? शुक्रवाहिनी में भेजा जा सकता है। तो इसका मतलब है अधिवृषण में कौन सी भी क्रियाएं होती हैं? कृमाकुंचन क्रियाएं, यानी कि संकुचन एवं शिथिलन क्रियाएं होती हैं। क्लियर? तो इस तरीके से आपका आज का पहला टॉपिक तो खत्म हुआ जिसका नाम है अधिवृषण। नेक्स्ट अगला टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है शुक्रवाहिनी, और इसके लिए मुझे अब दूसरा ड्रॉ बनाना होगा जो मैंने आपको पहली क्लास में बनाया था। तो चलिए अगला टॉपिक देखिए जिसका नाम है शुक्रवाहिनी, या इसी का दूसरा नाम है शुक्रवाहक। तो चलिए इसको देखिए, इसको इंग्लिश में जो बोलते हैं वास डेफरेंस। क्लियर बेटा? तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। जैसा कि आपने जो टॉपिक समझ लिए हैं वो वृषण समझ लिया है, इसके ऊपर संरचना जो पाई जाती है उसका नाम भी समझ लिया। ये नहीं, इधर देखिए ये वृषण, नेक्स्ट ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो आपका होगा वृषण कोश, और इधर जो कुंडित नलिका दिखाई दे रही है ये अभी जस्ट हमने टॉपिक कर लिया जिसका नाम है अधिवृषण। तो हमने क्या समझा? अधिवृषण के 3 पार्ट किए थे, पहला शीर्ष, दूसरा मध्य और तीसरा पुच्छ पार्ट किया था। और पुच्छ पार्ट में बोला था कि अधिवृषण का जो पुच्छीय भाग होता है वो अब खुल जाता है किसमें? शुक्रवाहिनी में। तो शुक्रवाहिनी जो होती है वो तकरीबन 45 सेंटीमीटर लंबी लेकिन कम कुंडलित होती है। ये अधिवृषण जैसी नहीं होती, कम कुंडलित नलिका होती है। क्लियर बेटा? यह जो नलिका होती है, अब देखो पिछली क्लास अगर आपने की होंगी तो आपको थोड़ा याद होगा कि कितना पार्ट जो होता है वो उदर गुहा के नीचे होता है। तो उदर गुहा के बाहर वृषण, वृषण, अधिवृषण, अधिवृषण, यहां तक कि शिश्न वाला भाग भी जो होता है वो उदर गुहा के बाहर होता है। तो इतना जो पार्ट है वो है उदर गुहा के बाहर, और बाकी का जो पार्ट है नरजनन तंत्र का वो है उदर गुहा के भीतर। क्लियर बेटा? तो अब ध्यान से लाइन सुनना। शुक्रवाहिनी जो है वो अधिवृषण के पुच्छे भाग से शुरू होकर ऊपर की ओर बढ़ते हुए, कहां? उदर गुहा की ओर बढ़ते हुए, ऊपर की ओर बढ़ते हुए, जब ये ऊपर की ओर बढ़ती है तो किस में से होकर गुजरती है?
तो फिर से एक टॉपिक है जहां है बछड़ नाल। पिछली क्लास में ये भी मैंने करवाया था कि वृषण जो होते हैं उनमें वो जो आपके जुड़े हुए होते हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, उदर गुहा से अगर जुड़े हुए हैं तो किसके माध्यम से, बछड़ नाल के माध्यम से। और इस बछड़ नाल के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो इस बछड़ नाल से होते हुए कौन कौन सी चीजें आती थी, शुक्रवाहिनी आती थी, वाहिकाएं वाहिनियां आती थी, धमनी और सिरा, इसके अलावा तंत्रिकाएं और लसिकाएं आती जाती थी और एक संरचना बनाती थी, एक रस्सी नुमा संरचना जिसका नाम हमने बताया था आपको स्पर्मेटिक कॉर्ड। और ये स्पर्मेटिक जो कॉर्ड निकलता है वो किधर से निकलता है, बछड़ नाल से होते हुए। फिर से चलो दोबारा समझो, शुक्रवाहिनी जो है, शुक्रवाहिनी अधिवचन के पश्चभाग से ऊपर की ओर बछड़ नाल के अंदर से होती हुई उदर गुहा के ऊपर, उदर गुहा के ऊपर बढ़ती हुई ये संरचना, फूली हुई संरचना देख रहे हो जिसे कहते हैं मूत्राशय। तो इस शुक्रवाहिनी उदर गुहा के ऊपर मूत्राशय के पीछे से होती हुई, मूत्राशय के पीछे से होती हुई नीचे की तरफ बढ़कर, मूत्राशय के पीछे से होती हुई नीचे की तरफ बढ़कर एक फूली हुई संरचना बनाती है जिसे क्या कहा जाता है, एम्पुला। कितनी कितनी चीज मैंने बताई, देखिए जरा, शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी पुच्छीय अधिवृषण से प्रारंभ होकर ऊपर की ओर बछड़ नाल, जिसको इंग्लिश में इंगुइनल कैनाल से होती हुई उदर गुहा में प्रवेश करके मूत्राशय के पीछे से, मूत्राशय के पीछे से होती हुई, मूत्राशय के पीछे से होती हुई नीचे की ओर, देखो मूत्राशय के पीछे से होती हुई नीचे की ओर मुड़कर एक फूली हुई संरचना बनाती है, फूली हुई संरचना बनाती है जिसे क्या कहा जाता है, नाम लिखा हुआ है फूली हुई संरचना, एम्पुला, और हिंदी में कहते हैं तुम्बिका। फूली हुई संरचना तुम्बिका बनाती है, इंग्लिश में कहते हैं एम्पुला। क्लियर बेटा, जिसे तुम्बिका कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, इसी तुम्बिका वाले पार्ट में यहां जो मैंने रेड से बना रखा है जिसका नाम है शुक्राशय ग्रंथि, ये शुक्राशय जो ग्रंथि होती है इसकी छोटी छोटी जो वाहिनी है वो किसमें आके खुल जाती है, तुम्बिका वाले भाग में आकर खुल जाती है। तो इस तरीके से शुक्रवाहिनी और शुक्राशय दोनों संयुक्त रूप से मिल जाती है और संयुक्त रूप से मिलकर एक वाहिनी बनाती है जिसे क्या कहा जाता है, स्खलनीय वाहिनी या नलिका, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। यहां हम वाहिनी की जगह नलका लिख देते हैं, स्खलनीय नलिका बनाती है। तो इसमें कौन कौन सी, एक तो आ गई शुक्रवाहिनी और दूसरी इसी में खुल गई शुक्राशय ग्रंथि और दोनों ने मिलकर क्या बना ली, स्खलनीय वाहिनी। और अब यही स्खलनीय वाहिनी जो होती है, ये जो पूरा आप पार्ट देख रहे हो यहां से लेकर यहां तक, जिसको कहा जाता है मूत्र मार्ग। तो मूत्र मार्ग का पहला पार्ट है जिसका नाम है प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग। आपको मैं बताऊंगा कि मूत्र मार्ग के 3 पार्ट मिलेंगे, 1, 2 और 3 पार्ट मिलेंगे। तो अब ये स्खलनीय वाहिनी जो होती है वो मूत्र मार्ग के पहले पार्ट जिसका नाम है प्रोस्टेट पार्ट, उसमें आकर खुल जाती है। अभी रुकना, देखिए जरा फिर से दोबारा देखो, क्या मैंने बोला, शुक्रवाहिनी शुक्राशय के साथ मिलकर क्या बना लेती है, स्खलनीय वाहिनी बनाती है और स्खलनीय वाहिनी ही वो अब खुल जाती है मूत्र मार्ग के प्रथम बार प्रोस्टेट मार्ग में। यानी कौन से मार्ग में खुल जाती है, प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग में, मूत्र मार्ग में संयुक्त नलिका के रूप में खुल जाती है। अब ये संयुक्त नलिका मैंने क्यों लिखा है, ध्यान से देखना। इस संयुक्त नलिका में 2 चीज है। आपको पता हो कि बेसिकली जो ये पार्ट है, जो गोलाकार पार्ट बना रखा है, उसका नाम है मूत्राशय। ये मूत्राशय में तो क्या चीज आकर खुल रही है, मूत्रवाहिनी आकर खुल रही है। यानी कि इसमें तो क्या इकट्ठा होता है, मूत्र इकट्ठा होता है। तो मूत्राशय जो है वो तो आगे चल के मूत्र मार्ग बनाता है, यानी कि एक मूत्रवाहिनी
मूत्राशय फिर बनाता है मूत्र मार्ग। लेकिन आपको याद रखना है कि शुक्रवाहिनी जो है ये मूत्र मार्ग में प्रवेश नहीं कर रही है, ये मूत्राशय के पीछे से होती हुई आ रही है। और जब पीछे से होती हुई आती है तो मूत्र मार्ग के प्रथम मार्ग में, ध्यान से, मूत्र मार्ग के प्रथम मार्ग जिसका नाम लिखा हुआ है प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग में, ये खुलती है किसके रूप में? संयुक्त नलिका। और संयुक्त नलिका मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि एक तो होता है स्खलनीय नलिका, और एक होता है ये मूत्राशय से जो निकल रहा है मूत्र मार्ग, ये मूत्र मार्ग। क्लियर? तो ध्यान से आप ये चीज समझोगे, इस चीज को। एक्चुअली में यहां पर बात क्या की गई है कि शुक्रवाहिनी शुक्राशय के साथ मिलकर तो बना लेती है स्खलनी वाहिनी, और इधर मूत्राशय से जो निकल रहा है मूत्र मार्ग, तो मूत्र मार्ग प्लस स्खलनी वाहिनी दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेती है? एक संयुक्त नलिका बना लेती है, और संयुक्त रूप से ही किसमें खुलती है? प्रोस्टेट वाले पार्ट में खुलती है। तो ध्यान रखोगे, मूत्राशय वाला पार्ट अलग है जो कि आप उत्सर्जन तंत्र में पढ़ते हो, वो पार्ट अलग है। लेकिन मूत्राशय जैसे ही नीचे आगे चल के मूत्र मार्ग बनाता है, तो मूत्र मार्ग का जो प्रथम पार्ट होता है प्रोस्टेट पार्ट, उसी पार्ट में स्खलनी वाहिनी और मूत्र मार्ग दोनों आकर खुलते हैं, इसलिए उसको हमने बोल दिया संयुक्त नलिका। तो इस तरीके से आपके दो टॉपिक हुए, पहला हुआ अधिवृषण और दूसरा हुआ शुक्रवाहिनी या शुक्रभाग, जिसको इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है वास डेफरेंस। इसके अलावा एक चीज और बता दूं, जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि अधिवृषण में शुक्राणु का अस्थायी रूप से संग्रह होता है, उसी तरीके से ये जो शुक्रवाहिनी का फूला हुआ भाग है एम्पुला, इस एम्पुला वाले भाग में भी शुक्राणुओं का अस्थायी रूप से संग्रह होता है, अस्थायी रूप से संग्रह होता है। क्लियर? साथ ही साथ ये भी जान लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अधिवृषण में मैंने आपको बताया था कि इसकी जो भित्ति है दो स्तरों की बनी होती है, उसी तरीके से शुक्रवाहिनी की भी जो भित्ति होती है वो दो स्तरों की बनी होती है। एक तो होती है बाह्य भित्ति, उसी तरीके से जो कि बनी होती है पेशी ऊतकों की, ऐसे ही दूसरी भित्ति होती है आंतरिक भित्ति। आंतरिक जो भित्ति होती है वो बनी होती है इसकी कूट स्तरित स्तंभी उपकला ऊतकों की। अब चूंकि इसमें भी पेशियां पाई जाती हैं, इसके कारण शुक्रवाहिनी में भी क्रमाकुंचन यानी कि संकुचन और शीतलन होते हैं, जिसके द्वारा ही शुक्राणुओं को ऊपर की तरफ भेजा जाता है। जिस तरीके से क्रमाकुंचन अधिवृषण में भी होते हैं ताकि शुक्राणु को शुक्रवाहिनी में भेजा जा सके, उसी तरीके से शुक्रवाहिनी में भी इन पेशी ऊतकों के कारण क्रमाकुंचन यानी कि संकुचन और शीतलन की प्रोसेस होती है, जिसके द्वारा शुक्राणु को उदर गुहा के भीतर यानी कि स्खलनी वाहिनी तक भेजा जाता है। तो इस तरीके से आपका टॉपिक हुआ जिसका नाम है शुक्रवाहिनी। चलिए नेक्स्ट अगला जो टॉपिक आएगा, यहां से आपका समझना और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। तो अगला जो पार्ट है उसका नाम है मूत्र मार्ग। तो चलिए देखते हैं इसको भी। नेक्स्ट अगला टॉपिक देखो जिसका नाम है मूत्र मार्ग, इंग्लिश में जिसे कहते हैं यूरेथ्रा। जैसे कि अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि स्खलनी वाहिनी जो होती है वो संयुक्त नलिका के रूप में मूत्र मार्ग के प्रथम मार्ग में खुलती है, जिसका नाम है प्रोस्टेट मार्ग। अब जरा देखिए यहां पर स्खलनीय नलिका संयुक्त नलिका के रूप में, संयुक्त नलिका के रूप में प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग में खुलती है, जिसे क्या बोला जाता है? जिसे मूत्र जनन नलिका या मूत्र मार्ग कहा जाता है। अब देखिए जरा यहां पर एक वर्ड देखो, यहां मूत्र जनन नलिका। ये मूत्र जनन नलिका दोनों एक नाम क्यों पड़े? क्योंकि ये नलिका जो है वो मूत्र वाहिनी को या कहूं तो मूत्र को बाहर निकालने का भी काम कर रही है, साथ ही साथ वीर्य को बाहर निकालने का भी कार्य कर रही है। चूंकि ये नलिका दो तरह के कार्य कर रही है, इसलिए इसको बोला मूत्र जनन नलिका। और मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि स्खलनी वाहिनी जो होती है वो मूत्र मार्ग के साथ संयुक्त नलिका के रूप में ही इस मूत्र मार्ग में खुलती है। इसी कारण इस नलिका का नाम क्या पड़ गया? मूत्र जनन नलिका। मूत्र जनन नलिका जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूरिनो जेनाइटल डक्ट।
क्लियर बेटा। नेक्स्ट, ये जो मूत्र मार्ग जो है या आप कह लो मूत्र जनन जो मार्ग है उसकी लंबाई तकरीबन 20 सेंटीमीटर होती है। साथ ही साथ एक चीज और देखो, ये मूत्र मार्ग जो है वो जो खुल रहा है वो शिश्न के आखिरी छोर तक एक छिद्र के माध्यम से खुल रहा है। यानी ये जो मूत्र मार्ग है या मूत्र जनन मार्ग जो है वो शिश्न के माध्यम से एक छिद्र के रूप में बाहर खुलता है। तो उस छिद्र को क्या कहते हैं? उस छिद्र को कहते हैं मूत्र जनन छिद्र, या इसी को कहते हैं मूत्राशयी मुख कहते हैं। इनकी इंग्लिश भी देख सकते हो, मूत्र जनन छिद्र जिसे बोलते हैं यूरिनो जेनाइटल अपर्चर, और इसकी इंग्लिश देख सकते हो, इसकी है यूरिथ्रल मियटस। क्लियर? तो इस तरीके से आपने पढ़ा अभी के लिए मूत्र मार्ग। तो मूत्र मार्ग मैंने क्या बताया कि स्कलनीय वाहिनी जो होती है वो संयुक्त नलिका के रूप में प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग में खुलती है, जिसे संयुक्त रूप से क्या बोला जाता है? मूत्र जनन नलिका के नाम से जाना जाता है। और ये मूत्र मार्ग जो होता है वो शिश्न के माध्यम से गुजरता हुआ एक छिद्र के रूप में बाहर खुलता है, और इस छिद्र को क्या कहा जाता है? इस छिद्र को कहा जाता है मूत्र जनन छिद्र या मूत्राशयी मुख कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, मूत्र मार्ग को तीन भागों में बांटा गया है। अब तीन भाग कौन कौन से? देखिए, पहला है प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग, दूसरा जो है वो है झिल्ली में मूत्र मार्ग, और तीसरा जो है वो है स्पंजी मूत्र मार्ग। देखिए क्या करके, सबसे पहले बात करते हैं प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग। तो ध्यान से देख रहे बेटा, इतना सा पार्ट जो है वो है आपका कौन सा? प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग। प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग जो होता है वो मूत्र मार्ग का प्रथम भाग है, और इसी प्रोस्टेटिक मार्ग में दोनों ओर की जो स्खलनीय वाहिनी होती है वो आकर खुलती है। साथ ही साथ ये जो मार्ग होता है प्रोस्टेट मार्ग, वो प्रोस्टेट ग्रंथि के मध्य से गुजरता है। प्रोस्टेट ग्रंथि के मध्य से गुजरता है। साथ ही साथ दोनों ओर की स्खलनीय वाहिनी भी इसमें आकर खुलती है। नेक्स्ट, अगला है झिल्ली में मूत्र मार्ग। ये पूरे मूत्र मार्ग में सबसे छोटा भाग होता है झिल्ली में मूत्र मार्ग, जिसके आसपास एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम होता है काउपर ग्रंथि। और ध्यान से, ये झिल्ली में मूत्र मार्ग जो होता है वो प्रोस्टेट मार्ग, और लास्ट वाला जो मार्ग है उस मार्ग का नाम है स्पंजी मूत्र मार्ग। इन दोनों मार्ग के बीच का जो मार्ग होता है वो क्या कहलाता है? झिल्ली में मूत्र मार्ग। और लास्ट है स्पंजी मूत्र मार्ग। स्पंजी जो मूत्र मार्ग होता है वो शिश्न के माध्यम से, आप देखो ये मूत्र मार्ग जो है वो अंदर वाला है, ये बाहर वाला नहीं, बाहर वाला जो है वो तो शिश्न है। तो अंतिम भाग है स्पंजी मूत्र मार्ग, जो कि शिश्न के माध्यम से गुजरता हुआ बाहर जाता है, और ये मूत्र मार्ग का सबसे लंबा भाग है, सबसे लंबा भाग है। और इसको स्पंजी मूत्र मार्ग क्यों? क्योंकि इसके ऊपर हम आगे चल के करेंगे कि शिश्न के ऊपर स्पंजी ऊतक पाए जाते हैं, इसके कारण इसका नाम हो गया स्पंजी मूत्र मार्ग। तो ये अंदर से मूत्र नलिका जो निकल रही है वो ये वाला पार्ट है जो कि मूत्र मार्ग का सबसे लंबा पार्ट है। तो इस तरीके से आपका तीसरा टॉपिक भी हुआ जिसका नाम है मूत्र मार्ग। तो आज की क्लास में हम 4 टॉपिक करने वाले थे, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, और नेक्स्ट अगला कर लिया हमने मूत्र मार्ग, और लास्ट टॉपिक अब जो हम करने वाले वो है टॉपिक जिसका नाम है शिश्न। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है उसका नाम है शिश्न, इंग्लिश में जिसको कहते हैं पेनिस। आज का ये लास्ट टॉपिक है। तो देखिए शिश्न के बारे में। शिश्न जो है वो पुरुष की बाह्य जननेंद्रिय है,
यानी पुरुष का मैथुन अंग है, पुरुष का मैथुन अंग, जो कि उदर गुहा से बाहर, आप देख सकते हो जैसे कि मैंने ये पार्ट बताया था, जो कि उदर गुहा से बाहर दोनों वृषण के बीच में स्थित होता है। क्लियर बेटा? ये लाइन तो आपकी क्लियर हो गई होगी। दोनों वृषण के बीच में स्थित होता है। ये वाला जो पूरा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसे ही कहते हैं शिश्न, यानी कि पेनिस। फिर से देखिए, शिश्न के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 भाग में इसको विभेदित किया गया। अब 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं जरा देखिए। पहले मैं नाम लिख देता हूं, फिर आपको ड्रॉ में समझाऊंगा। तो पहला जो पार्ट होता है उसका नाम है शिश्न मूल, इंग्लिश में उसको कहते हैं रूट्स ऑफ पेनिस। दूसरा जो होता है उसका नाम है शिश्न काय, बॉडी ऑफ पेनिस। और तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है शिश्न मुंड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लांस पेनिस। क्लियर बेटा? अब ड्रॉ में जरा समझिए, यहां पर ध्यान से देखना इसको, कि इसके जो मैंने 3 पार्ट बताए शिश्न के, तो पहला पार्ट होता है जिसको मैंने बोला है शिश्न मूल। तो यहां से यहां तक का जो आप पार्ट देख रहे हो, इसी को कहते हैं शिश्न मूल, रूट्स ऑफ पेनिस। नेक्स्ट, उसके बाद ये पूरा पार्ट यहां से लेकर यहां तक का जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट कहलाता है आपका शिश्न काय, बॉडी ऑफ पेनिस। और लास्ट है आपका तीसरा नंबर का पार्ट, जिसे बोला जाता है ग्लांस पेनिस, यानी कि शिश्न मुंड। तो इस तरीके से शिश्न के 3 पार्ट्स होते हैं। अब ध्यान से, ऐसा नहीं इनको हमको अलग अलग करना, हम करेंगे एक साथ ही, पर आप ध्यान से सुनिए। इन तीनों की पहले एक स्टार्टिंग के लाइन सुनिए कि शिश्न मूल और शिश्न काय। ध्यान सुनना, शिश्न मूल और जो शिश्न काय, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का जो पार्ट है, देखो मैं यहां पर एक लाइन लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। शिश्न मूल और शिश्न काय जो होता है वो इरेक्टाइल टिश्यू के बने, इरेक्टाइल टिश्यू के बने 3 अनुलंब, या आप लंबवत लिख सकते हो, लंबवत 3 लंबवत रज्जुओं का बना होता है। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि शिश्न मूल और जो शिश्न काय होता है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का जो पार्ट होता है वो 3 ऊतकों से मिलकर बना होता है। जैसे कि मैंने यहां लिखा है इरेक्टाइल टिश्यू। इरेक्टाइल टिश्यू कुछ और नहीं है, ये तंतुमयी और पेशीय संयोजी ऊतक ही है, जो कि 3 ऊतकों से मिलकर बना है। तो आप देख सकते हो कि शिश्न के रूट से लेकर शिश्न की पूरी जो बॉडी है वो कितने ऊतकों से मिलकर बनी है? 3 ऊतकों से मिलकर बनी है। लेकिन अगर बात करेंगे हम शिश्न मुंड की, मैं बताऊंगा वो 3 ऊतक कौन से। बात करें शिश्न मुंड की, तो शिश्न मुंड पर 3 ऊतकों की लेयर्स नहीं है, केवल 1 ऊतक की ही लेयर है। तो चलो उसके बाद बात करते हैं, आप समझ जाएंगे। मैं आपको 3 ये ऊतक बताऊंगा। देखिए, देखिए जरा, तो मैं एक टॉपिक डाल के आपको लिख दे रहा हूं ताकि आपको इसको समझना आसान हो जाएगा। बॉडी ऑफ पेनिस, पूरी की पूरी बॉडी। जैसा कि मैंने अभी बताया कि बॉडी ऑफ पेनिस जो है वो इरेक्टाइल टिश्यू के, इरेक्टाइल ऊतक के बने 3 लंबवत रज्जुओं का बना होता है। अब ये 3 लंबवत रज्जु जो हैं वो कौन कौन से हैं? ये बार बार मैं बोल रहा हूं, 3 लंबवत रज्जु ये ऊतक ही हैं। तो वो कौन से हैं जरा देखिए। आप अगर यहां पर देख रहे हो तो ये मैंने जो ब्लू कलर में आपको बना रखा है, उस ब्लू कलर में आपको जो दिखाई दे रहा है, इस ऊतक का जो नाम है वो है कार्पोरा कैवर्नोसा। क्लियर? नेक्स्ट, उसके बाद अगर आप देखो तो रेड कलर में जो बना हुआ है अंदर की तरफ, तो ये जो है उसका नाम है कार्पस स्पॉन्जियोसम। तो ध्यान से फिर दोबारा समझो, मैंने क्या बताया? बॉडी ऑफ पेनिस जो मैं बता रहा हूं ये इरेक्टाइल ऊतक, बेसिकली ये तंतुमय पेशी संयोजी ऊतक की होते हैं कि बने 3 रज्जुओं का बना होता है। कितने हैं? 3 रज्जुओं का बना होता है, जिसमें से 1-2 तो होते हैं आपके दायां, 1 और 1 2, यानी कि 2 तो आपके होते हैं ये वाले,
तो कार्पोरा कैवर्नोसा दो है, यानी कि एक नहीं है। भले ही यहां लिखा गया तीन रज्जू, तीन रज्जू नहीं है, एक्चुअली में ये दो ही आपके ऊतक है। बस इतना है कि कार्पोरा कैवर्नोसा जो है उसके दो टिश्यूज हैं, एक दायां और एक बायां, और एक तीसरा जो है उसका नाम है कार्पस स्पोंजियोसम, जो कि मध्य में पाया जाता है। बेसिकली कहें तो ऊतक तो दो ही हैं, बस बने कितने हैं, तीन रज्जुओं से, जिसमें से दो रज्जू जो है वो है कार्पोरा कैवर्नोसा, जो आपको पार्श्व साइड में दाएं और बाएं भाग में दिखाई दे रहे हैं, और बीच में जो है वो है कार्पस स्पोंजियोसम। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, आप अगर रेड कलर में इसको देख रहे हो और ये ब्लू कलर वाला देख रहे हो, तो ब्लू कलर वाला जो है वो इस सेशन के जड़ से शुरू होके, तुम देख रहे हो रूट ऑफ पेनिस से शुरू होके वो बॉडी ऑफ पेनिस यानी कि केवल ग्लांस के सिरे पर, आपको ये तीन पार्ट्स बताए थे, आप तीन पार्ट्स फिर से भूल ना जाए, मैं एक बार और आपको यहां नाम लिख देता हूं, भूलना नहीं है। पहला जो मैंने लिखा था वो था रूट ऑफ पेनिस, और दूसरा जो मैंने लिखा था वो था बॉडी ऑफ पेनिस, और तीसरा जो मैंने लिखा था वो था ग्लांस पेनिस, जो फूली हुई सी संरचना आपको दिखाई दे रही है। क्लियर बेटा? अब आप देखो तो ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये ब्लू कलर में जो दिखाई दे रहा है, जिसको हमने बोला है कार्पोरा कैवर्नोसा, वो केवल बॉडी ऑफ पेनिस तक तो जा रहा है, लेकिन आगे चल के ग्लांस पेनिस तक वो नहीं जा रहा है। तो अब अगर आप इस रेड कलर वाले को देखो, जिसका नाम था कार्पस स्पोंजियोसम, वो आगे अग्र निरंतर भाग है। तो जरा देखना, कार्पस स्पोंजियोसम जो होता है वो शिश्न का अग्र निरंतर भाग है, जो कि आगे फूलकर फ्लास्कनुमा संरचना बनाता है, फ्लास्कनुमा संरचना बनाता है, जिसे कहा जाता है, ये फ्लास्कनुमा जो संरचना बनी है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है शिश्न मुंड, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस। ये लिखा हुआ तीसरा पार्ट। तो बेसिकली शिश्न का जो तीसरा जो पार्ट है वो किसका ही पार्ट है, कार्पस स्पोंजियोसम का ही बना हुआ है तीसरा पार्ट, ग्लांस पेनिस। तो ग्लांस पेनिस में केवल किसका ऊतक पाया जाता है, कार्पस स्पोंजियोसम का, ना कि कार्पोरा कैवर्नोसा, क्योंकि कार्पोरा कैवर्नोसा केवल मध्य भाग तक ही खत्म हो चुका है। तो फिर आप देख ली दोबारा, कार्पस स्पोंजियोसम शिश्न का अग्र निरंतर भाग है, जो कि आगे फूलकर एक गोलाकार फूली हुई संरचना, फ्लास्क संरचना बनाता है, जिसे कहा जाता है शिश्न मुंड यानी कि ग्लांस पेनिस कहा जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए, अब इनकी जरूरत नहीं है। देखिए अब एक चीज और आप यहां समझिए कि इस शिश्न के ऊपर त्वचा की एक पतली, अब इनको मिटा देता हूं यहां से, शिश्न के ऊपर त्वचा की एक पतली, ध्यान से देखना, शिश्न के ऊपर त्वचा की एक पतली एवं गहरी परत पाई जाती है। पूरे शिश्न पर त्वचा की गहरी एवं पतली परत पाई जाती है, जिसमें से इस ग्लांस के ऊपर, ध्यान से देखना इधर, ग्लांस के ऊपर पाए जाने वाली जो त्वचा की पतली परत होती है वो पीछे की तरफ फोल्ड हो सकती है, यानी कि बलत हो सकती है। गहरी परत पाई जाती है जिसमें ग्लांस के ऊपर पाई जाने वाली परत पीछे की ओर बलित हो सकती है, जिसे क्या कहते हैं, तो जिसे कहते हैं शिश्न मुंड छद। शिश्न मुंड के ऊपर पाए जाने वाली परत जो होती है त्वचा की, वो पीछे की तरफ बलित हो सकती है, जिसे बोला जाता है शिश्न मुंड छद, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रीप्यूस, और इसी को दूसरा नाम फोर स्किन। क्लियर बेटा? ये इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद करके रखें, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शिश्न मुंड या ग्लांस पेनिस के ऊपर जो त्वचा की पतली परत पाई जाती है, जो कि पीछे की तरफ फोल्ड हो सकती है, बलित हो सकती है, उसे क्या बोला जाता है, शिश्न मुंड छद, यानी कि इंग्लिश में प्रीप्यूस फोर स्किन बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए।
देखिए आपने दो शब्द सीखे, एक तो सीखा प्रिप्यूस, प्रिप्यूस सीखा यहां पर आपने सेसनमुंड छद। तो मैंने आपको एक तो जो वर्ड बताया था, एक तो वर्ड बताया है सेसनमुंड, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस, और ग्लांस पेनिस के ऊपर जो त्वचा की पतली परत पाई जाती है जो पीछे की तरफ फोल्ड हो सकती है, उसे मैंने बोला है प्रिप्यूस। क्लियर? तो इसलिए अब इसकी नीचे की जरूरत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं यहां से। अब ध्यान से देखना, प्रिप्यूस, ये त्वचा की जो पतली परत ब्लैक कलर में जो मैंने बना रखी है, ध्यान से देखना इधर। प्रिप्यूस पर कुछ विशेष प्रकार की, कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियां, ग्रंथियां पाई जाती हैं। कुछ विशेष प्रकार की, मैं पूरा नाम लिख देता हूं, कुछ विशेष प्रकार की सेबेशियस, सेबेशियस ग्रंथियां पाई जाती हैं, सेबेशियस ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें पिप्यूटियल ग्लैंड्स कहा जाता है। ध्यान से फिर से सीख लीजिए। सेसनमुंड के ऊपर, जैसे कि मैंने बोला, सेसनमुंड के ऊपर क्या है? ये प्रिप्यूस पतली परत है, तो इस पतली परत में क्या पाई जाती है? सेबेशियस ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो कि प्रिप्यूटियल ग्लैंड्स कहलाती हैं। प्रिप्यूटियल ग्लैंड्स कहते हैं। इन प्रिप्यूटियल ग्लैंड से कुछ स्राव निकलता है, जिसे स्मैग्मा कहा जाता है। कुछ स्राव निकलता है जिसे स्मैग्मा कहा जाता है। यह एक प्रकार का सीबम होता है। क्लियर? अब ये स्मैग्मा करता क्या है? ये स्मैग्मा जब स्रावित होता है, यानी कि प्रिप्यूस पर आता है, जिसके कारण प्रिप्यूस के संक्रमण, प्रिप्यूस के संक्रमण और चिपकने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, संभावनाएं बढ़ जाती हैं। क्या मैंने बताया है? फिर से देखिए कि देखो, प्रिप्यूस पर कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, सेबेशियस ग्रंथियां, जिन्हें प्रिप्यूटियल ग्लैंड्स कहते हैं, जिससे एक स्राव निकलता है, जिसे स्मैग्मा कहते हैं, जो कि एक प्रकार का सीबम होता है। इस स्मैग्मा के कारण प्रिप्यूस के संक्रमण और उसके चिपकने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। एक यहां पर नोट है आपके लिए कि किसी किसी मनुष्य में इस प्रिप्यूस को, यानी कि इस पतली त्वचा को हटाया भी जा सकता है शल्य चिकित्सा के द्वारा। तो प्रिप्यूस को शल्य चिकित्सा द्वारा हटाया जा सकता है, जिसे सरकमसिजन कहते हैं। ये भी आप याद कर सकते हो। प्रिप्यूस को शल्य चिकित्सा द्वारा हटाना सरकमसिजन कहलाता है, कहते हैं। क्लियर? तो आपने कौन कौन सी चीज समझी बेटा? सबसे पहले आपने समझा ग्लांस पेनिस, इस फूली हुई संरचना को ग्लांस पेनिस कहते हैं, जो बनता है कार्पस स्पॉन्जियसम ऊतक से। इसके ऊपर जो त्वचा की पतली परत पाई जाती है, जो कि पीछे की तरफ फोल्ड हो सकती है, उसे कहते हैं प्रिप्यूस। फिर प्रिप्यूस पर कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिन्हें प्रिप्यूटियल ग्लैंड्स कहते हैं, जिससे स्मैग्मा निकलता है, जो कि प्रिप्यूस के संक्रमण और उसके कारण चिपकने की संभावना उसकी बढ़ जाती है। इसलिए कई बार प्रिप्यूस को शल्य चिकित्सा के द्वारा हटाया भी जा सकता है, जिसे सरकमसिजन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए। चलिए इस चीज को, नेक्स्ट जो मैं समझाने वाला हूं, उस चित्र को दोबारा बना रहा हूं मैं। एक बार यहां देखिए आप, आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाए, इसलिए मैं इसको दोबारा यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। आप देखिए जरा, देखिए ध्यान समझना जो मुझे आपको समझाना है। इधर देखिए, देखिए अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया, ये वाला जो यहां तक का जो पार्ट होता है, इसको कहते हैं रूट ऑफ पेनिस। क्लियर? ये वाला जो पूरा पार्ट यहां से यहां तक का होता है, उसको कहते हैं बॉडी ऑफ पेनिस।
और ये जो वाला पार्ट है इसको कहते हैं ग्लांस, ग्लांस पेनिस। क्लियर बेटा? ओके, अब ध्यान से देखिए, ये वाला जो अंदर की तरफ जो ब्लैक कलर आपको दिख रहा है इसको तो बोलते हैं मूत्र मार्ग, यानी कि मूत्र मार्ग जो है वो शिश्न के माध्यम से गुजर रहा है। और आप शिश्न का अंतिम छिद्र देखो तो इसे मैंने कल अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, जिसे कहते हैं मूत्राशयी मुख, इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूरिथ्रल मियटस। क्लियर? नेक्स्ट, अब ध्यान से देखना बेटा, देखो अगर आप देख रहे हो तो ग्लांस जो है वो यहां पर जाकर मुड़ रहा है, तो ध्यान से देखना मैं जो समझा रहा हूं आपको। ग्लांस निचली सतह पर, ग्लांस की निचली सतह पर, निचली सतह पर त्वचा का मध्य भंज पाया जाता है, मध्य भंज पाया जाता है। क्या बताना चाहता हूं मैं आपको यहां पर, आप जरा देखो ध्यान से कि ग्लांस जो है वो इतना यहां तक फूला हुआ है, लेकिन उसके बाद जो है ये पतला सिरा जा रहा है। तो मैंने बताया कि ग्लांस का जो निचला सिरा होता है, ग्लांस का जो निचला, ये ऊपरी सिरा है, ये ग्लांस का जो निचला सिरा होता है वहां पर त्वचा का मध्य भंज पाया जाता है, मध्य भंज पाया जाता है, जिसको कहा जाता है फ्रेनुलम। क्या बोला जाता है बेटा? फ्रेनुलम कहा जाता है। और इसी फ्रेनुलम में ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, इस वाले पार्ट को ही बोलते हैं फ्रेनुलम। और इसी फ्रेनुलम पार्ट में एक त्वचा की झिल्ली पाई जाती है, जिस झिल्ली को बोला जाता है फ्रेनुलम प्रिप्यूस। अब ये आपको समझना बहुत जरूरी है, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि ग्लांस के ऊपर त्वचा की जो पतली परत पाई जाती है जो कि पीछे की तरफ फोल्ड हो सकती है, उसे मैंने बोला था प्रिप्यूस। तो ये जो प्रिप्यूस होती है वो ग्लांस के आधार से, ध्यान से सीखना कि ये जो प्रिप्यूस होती है, त्वचा की जो पतली परत होती है वो ग्लांस के आधार से, ग्लांस के आधार से वो एक लचीली झिल्ली के द्वारा जुड़ी होती है। प्रिप्यूस ग्लांस के आधार से एक लचीली झिल्ली द्वारा जुड़ी होती है, द्वारा जुड़ी होती है। और इस लचीली झिल्ली को ही क्या बोला जाता है? फ्रेनुलम प्रिप्यूस बोला जाता है। फिर से मैं आपको बता दूं कि ग्लांस का जो आधार होता है वहां पर त्वचा का मध्यभंज पाया जाता है, जिसे क्या बोला जाता है? ये जो मध्यभंज है उसे बोला जाता है फ्रेनुलम। और यहीं पर फ्रेनुलम पर ही एक त्वचा की पतली परत या झिल्ली पाई जाती है, जिसे बोला जाता है फ्रेनुलम प्रिप्यूस। क्लियर? और इसी फ्रेनुलम प्रिप्यूस से ये जो त्वचा की पतली परत जिसको बोलते थे हम प्रिप्यूस, ये प्रिप्यूस जुड़ी होती है। जैसा कि मैंने यहां लिख रखा है कि प्रिप्यूस जो होता है वो ग्लांस के आधार से एक लचीली झिल्ली द्वारा जुड़ी होती है, जिसे कहा जाता है फ्रेनुलम प्रिप्यूस। और इसी कारण जब ये प्रिप्यूस जो होता है वो पीछे की तरफ जब बलित होता है, वो केवल ग्लांस के आधार से ही हो पाता है, और उसके बाद ये पीछे की तरफ बलित नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहीं पर वो जुड़ी हुई है फ्रेनुलम प्रिप्यूस से। क्लियर बेटा? तो चलिए ये टॉपिक भी आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट, फिर देखिए, बेसिकली आपको पता होगा इस चीज के बारे में कि स्तनधारियों में जो शिश्न पाया जाता है उनमें शिश्न के अंदर कोई बोन्स यानी कि हड्डी नहीं पाई जाती। शिश्न में कोई अस्थि नहीं होती, लेकिन कुछ जंतु हैं ऐसे, कुछ जंतु होते हैं जिनके पेनिस में, जिनके शिश्न में अस्थि पाई जाती है, अस्थि पाई जाती है। और इस अस्थि को, हड्डी को जो बोला जाता है उसको बोला जाता है बैकुलम। क्लियर बेटा? बैकुलम इस अस्थि को बोला जाता है। और इस प्रकार के पेनिस को, जिसमें अस्थि पाई जाती है, और इस प्रकार के पेनिस को बोला जाता है ऑस पेनिस। क्लियर बेटा? तो आखिरकार वो कौन से जंतु होते हैं? तो एक तो है व्हेल, एक एग्जाम्पल के रूप में चमगादड़, और इसके अलावा चूहा। तो इन जीवों के पेनिस में, शिश्न में क्या पाई जाती है? हड्डी पाई जाती है, जिसे बैकुलम के नाम से जाना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, आगे देखिए। तो इस प्रकार से मैंने आपको शिश्न के बारे में बहुत कुछ बताया। अब मैं जो आपको करवाने वाला हूं वो देखिए। नेक्स्ट, अगला टॉपिक जो है शिश्न के अंदर ये है एक टॉपिक जिसका नाम है इरेक्शन ऑफ पेनिस। ये क्या है? देखिए, शिश्न का आकार में वृद्धि होना एवं कठोर होना,
यही कहलाता है इरेक्शन ऑफ पेनिस। क्लियर? यानी कि सेशन का आकार में बड़ा हो जाना, वृद्धि हो जाना और इसका क्या हो जाना, मोटा और कठोर हो जाना ही क्या कहलाता है, इरेक्शन ऑफ पेनिस। अब ध्यान से सीखिए, इरेक्शन ऑफ पेनिस जो है वो पूर्ण रूप से एक रक्त जनित क्रिया है। रक्त जनित क्रिया यानी कि इसका बड़ा होना या छोटा होना जो है वो बेसिकली एक रक्त जनित क्रिया है जो कि स्वायत्त तंत्र का तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है। आपने 11th में एक तंत्र का तंत्र वाला चैप्टर आता है जिसके अंतर्गत हम 3 प्रकार के तंत्र का तंत्र, केंद्रीय तंत्र का तंत्र, पर्दीय तंत्र का तंत्र और स्वायत्त तंत्र का तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो स्वायत्त तंत्र का तंत्र का ही कंट्रोल होता है पेनिस के आकार में वृद्धि और उसके कठोर होने में। तो यह पूर्ण रूप से एक रक्त जनित क्रिया है जो कि स्वायत्त तंत्र का तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट देखिए, बेसिकली सामान्य अवस्था में यानी कि जब पेनिस आकार में वृद्धि नहीं करता और बड़ा कठोर नहीं होता, तो सामान्य अवस्था में जैसे कि मैंने आपको 3 ऊतक करवाए थे, बेसिकली ऊतक 2 ही थे, 2 तो थे दाएं बाएं, कार्पोरा कैवर्नोसा और एक जो रेड कलर में था वो था कार्पस स्पोंजियोसम। तो सामान्य अवस्था में तीनों रज्जुओं में उपस्थित रक्त कोटर जो होते हैं, जिसमें रक्त भरा होता है, रक्त कोटर जो होते हैं वो खाली होते हैं, यानी रक्त नहीं होता, खाली होते हैं। अर्थात पेशियां कैसी होती हैं उस टाइम पर, पेशियां संकुचित होती हैं। लेकिन मैथुन क्रिया के समय, जब नर मैथुन क्रिया करता है तो मैथुन क्रिया के समय इन्हीं तीनों रज्जुओं के जो रक्त कोटर होते हैं उसमें मैथुन क्रिया के समय शिश्न धमनी, आपको ये तो पता ही है कि शिश्न की तरफ धमनी और सिराएं भी आती हैं, तो शिश्न धमनी द्वारा रक्त इन तीनों रज्जुओं के कोटरों में भर जाता है और जैसे ही रक्त इन तीनों रज्जुओं के कोटरों में भरता है उसी समय पेशियां जो होती हैं वो शिथिल हो जाती हैं, जिससे पेनिस यानी कि जो शिश्न होता है वो आकार में बड़ा और कठोर हो जाता है। क्लियर? तो ये भी आपने टॉपिक समझ लिया। तो इस तरीके से मैंने आज की क्लास में आपको 4 टॉपिक समझाए, जिसमें पहला था अधिवृषण, दूसरा था शुक्रवाहिनी, नेक्स्ट तीसरा था मूत्र जनन मार्ग और लास्ट चौथा जो टॉपिक था जिसका नाम था शिश्न। आई होप कि आपको ये 4 टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होंगे। अगर किसी बच्चे को इन 4 टॉपिक्स में से कोई भी प्रॉब्लम आई है तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर कमेंट डालें ताकि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूं। नेक्स्ट अगली क्लास में जो हम करने वाले हैं वो करेंगे नर जनन तंत्र की तीनों सहायक जनन ग्रंथियों के बारे में। एक ग्रंथि होगी जिसका नाम है शुक्राशय ग्रंथि, एक ग्रंथि है प्रोस्टेट ग्रंथि और एक है काउपर ग्रंथि। तो चलिए आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। थैंक यू।